स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई और ख़ास वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर 3rd ईयर वाले बच्चों के लिए स्किल एनहेंसमेंट के आपके कानून और आपके अधिकार यानी कि योर लॉ एंड राइट के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसके ऊपर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3rd के चैप्टर 1 का, यानी कि समानता और भेदभाव गैर भेदभाव, जो कि आपका यूनिट नंबर 3rd है। इसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है घरेलू हिंसा के बारे में, साथ में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के बारे में पढ़ोगे। और बेसिकली इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा महिलाओं की सुरक्षा पे लेके। देखो यहाँ पर से साफ पता चल रहा है कि आपको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या है। इसमें आप जो पूरा यूनिट है, यूनिट 3rd है, उन सब में पढ़ोगे आप समानता और गैर भेदभाव को लेकर के ही। लेकिन इसी का जो पार्ट 1 है उसमें हम मेन फोकस रखेंगे जो घर के अंदर महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, बलात्कार की जैसी घटनाएं हमारे सामने जो आती है, उसके अलावा यौन उत्पीड़न से जो महिलाएं जिनको गुजरना पड़ता है, हम उनके बारे में समझेंगे। ठीक है ना? तो क्लियर है आपको यहाँ पर से क्या पढ़ना है। अभी हम बात कर लेते हैं, देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। पर अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ वो ज़रूर आप कर लेना। बाकी नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। और उसके अलावा 5th सेमेस्टर के आपके पॉलिटिकल का सिलेबस अगर आप तक आपने पूरा नहीं किया है तो आप हमारी वीडियोज़ जा करके देख सकते हो, हमने पूरा कंप्लीट करवा चुका है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है हम यूनिट 3rd के ऊपर बात करेंगे, जहाँ हमें पढ़ना है समानता और गैर भेदभाव के बारे में। समानता और गैर भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा। देखो घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? घर के अंदर की हिंसा, यानी कि जो महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा से पीड़ित रहती है, उनके पति के साथ मारपीट उनके साथ करना, है ना। बलात्कार, उनके बिना मर्जी के उनसे शारीरिक संबंध जैसे कुछ बनाना, यौन उत्पीड़न, इन जैसी घटनाओं से अधिकतर महिलाएं जो है गुजरती है। तो ये जो यूनिट है ये इन्हीं के ऊपर बात करेगा। सबसे पहले ये देखो कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कुछ कानून, कुछ प्रवृत्तियां हैं जो लाई गई है। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती प्रवृत्ति की हिंसा का सामना करने के लिए सरकार ने क्या किया था, 2005 में एक अधिनियम लागू किया था। उस अधिनियम के अंदर कुछ कुछ बातें इसमें शामिल की थी ताकि इसकी हिंसा को रोका जा सके। कुछ प्रावधान भी थे जो इसके अंदर रखे गए थे। सबसे पहले शारीरिक या मौखिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा को इसके अंदर शामिल किया गया। शारीरिक हिंसा है, किसी महिला को मारा जा रहा है तो भी उसके साथ गलत हो रहा है। मौखिक है, उसको तुम बोल रहे हो, मतलब यह है कि उसको तुम उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हो, बोल करके उसको तुम पीड़ित कर रहे हो, वो भी बेकार है। उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो तो ये भी एक हिंसा का ही शिकार है, तो ये भी उसके अंदर शामिल किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर देखो, घर की बहन, पत्नी, विधवा या भागीदारों की हिंसा के विरुद्ध अगर शिकायत दर्ज होती है तो ये भी होगा। कई बार होता है कि परिवार के आपसी लोग हैं और पुलिस स्टेशन में कोई भी महिला जाती है शिकायत लिखवाने, तो ये बोल के टाल दिया जाता है कि वो आपका आपसी मामला है, आपसी परिवार के सदस्य हैं। पर अब ऐसा नहीं है। 2005 के अधिनियम में अगर घर का भी कोई सदस्य इस तरीके का कार्य करता पाया गया तो उसकी शिकायत दर्ज होगी। समझ गए? शिकायत केवल पति के विरुद्ध ही नहीं बल्कि घरेलू हिंसा में रहने वाले कोई भी अन्य पुरुष या व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करवाई जा सकती है। यानी पति हो, भाई हो, बहन हो, अगर इस तरह की कोई घटना है, कोई महिला इस तरीके की सिचुएशन से गुजर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम में लिव इन रिलेशनशिप को भी शामिल किया गया। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? विवाह से पहले एक रिलेशनशिप में रहना, कोई भी युवती चाहे युवती के लिए, है ना, लड़का चाहे लड़की के लिए, तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो और फिर भी अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है तो भी आपके ऊपर जो भी आपकी शिकायत दर्ज आगे करवाई जाएगी। शिकायत पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिनियम या रिश्तेदार द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है, यानी कोई भी करवा सकता है। पीड़ित को चिकित्सा जो है सहायता, मृत्यु है, पीड़ित को चिकित्सा सहायता कौन देता है? सरकार की तरफ से ये मिलती है। तो ये कुछ कुछ प्रावधान थे जो 2005 के अधिनियम में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, कुछ भी संगतियों द्वारा जो जागरूकता है। देखो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता की कमी है तो उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला कारण हमारा खुद का समाज है। समाज में लोगों को, लड़कियों को ऑलवेज नीचे ही रखा गया है ना। या तो हमारी सोसाइटी कई बार ऐसी होती है कि चलो ठीक है, हमारे फैमिली सपोर्टेड है तो सोसाइटी की वजह से उन्हें कई बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। घरेलू हिंसा को सामान्य माना जाना,
घरेलू हिंसा को वो नॉर्मल समझते हैं। अगर किसी की वाइफ टॉर्चर है, किसी की वाइफ नहीं चाहती है कि उसके पास उसके साथ जो भी है सेक्सुअली रिलेशन बनाया जाए, पर उसका पति उसे बोलता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो आपका पति है, वो आपका हस्बैंड है, वो आपके साथ ऐसा कर सकता है, भले ही आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। तो ये क्या है, घरेलू हिंसा का सामना ही है, वो उसको मार सकता है, मैटर नहीं करता सोसाइटी क्या बोल रही है, सोसाइटी यही बोलेगी कि वो आपका पति है। तो ये चीज़ गलत है, ज़रूरत की कमी है यहाँ पर, ठीक है। संस्थागत उदासीनता का भी अभाव है, तो यहाँ पे संस्थागत होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए जो ऐसे लोगों की बातें सुने। इसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ सिफारिशें हैं जो लागू की गई है। सबसे पहली तो यह है कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। देखो अभी क्या है कि 11वीं के बाद मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ। पहले के टाइम पे क्या था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देखो या फिर पिछले 5 साल में आप पूरे दिल्ली की सिर्फ मैं बता रही हूँ, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में क्या किया है, कई सब्जेक्ट्स को अलग अलग, पहले जैसे देखोगे आप, पहले सोसाइटी का कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, या फिर पहले हिस्ट्री वगैरह में चाहे पॉलिटिकल वगैरह में महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं की जाती थी, पर अब की जाती है। अब स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि अलग अलग लेक्चर भी रखे जाते हैं महिलाओं के ऊपर। तो ये सब क्या है, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को शामिल करना, ये इसके लिए एक जागरूकता है। एक्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया से जितना हो सके लोगों को जागरूक करो कि महिलाओं के साथ ऐसा ना हो। सभी पक्षों की संवेदनशीलता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि ऐसे केसों में वकीलों की वृद्धि होनी चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि वो पहुंच तो जाती है आगे, हिम्मत करके जज कोर्ट तक पहुंच जाएगी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक अच्छा वकील कर सके जो उनके पक्ष में रहे। तो वकीलों की वृद्धि होनी चाहिए, सरकारी वकील उनको मिलना चाहिए यहाँ पर, है ना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अक्षय गृह की संख्या बढ़े, न्यूनतम जीवन स्तर हो, रोज़गार मिलना चाहिए महिलाओं को, तभी वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। अगला टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे बलात्कार का। देखो बलात्कार का, भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा में बलात्कार जो है वो सबसे पहले। अभी आप देखो ये कुछ टाइम पे पहले, अभी लेटेस्ट वीडियो में हमने ये देखा था, यहाँ पे उड़ीसा की तरफ में भी बहुत एक ही गंदी हिंसा हुई थी, बहुत बुरा हुआ था, तो वो महिलाओं के साथ ही हुआ। महिलाओं को पुरुष की वासना को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ एक वस्तु जैसा समझा जाता है। 1970 के दशक में महिला आंदोलन द्वारा भी ऐसी कई कदम उठाए गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये मथुरा केस। मथुरा केस क्या था, मथुरा केस मैं आपको एक शॉर्टकट में बताती हूँ। मथुरा केस में यह था कि जो महिला थी यहाँ की, ठीक है, जो तुकाराम महिला थी, उसके साथ क्या हुआ था कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके कई समूह बलात्कार हुआ था, लेकिन और तो उसके सोसाइटी वगैरह में जब उसको पता चला तो उसने बहुत हिम्मत करके आगे तक अपनी बात पहुँचाई, कोर्ट वगैरह तक गई, लेकिन अंत में ये हुआ कि जज ने उसको ये फैसला सुनाया कि मथुरा के साथ, ठीक है, मथुरा के साथ कोई बलात्कार जैसा मामला नहीं हुआ है, और उसके जो भी आरोपी है उसको रिहा कर दिया गया, सिर्फ ये कह के कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जो कि आज भी देखा जा रहा है ना। तो बहुत अच्छा भी नहीं हुआ उस टाइम पे, ये भी कह सकते हो। अब इस मुद्दे में देखो कुछ सुधार की सिफारिशें भी हैं जो रखी गई है। कहता है कि कार्यकर्ता की दुर्दशा और संवेदनशीलता के रूप में समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर यहाँ पुलिस अधिकारियों की ज़रूरत है। कानून में संशोधन की भी ज़रूरत है। विवाह के बाद पति द्वारा रेप को भी बलात्कार में श्रेणी में शामिल होना चाहिए। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दिखती है अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जो हमारे घर के माता पिता होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनकी मर्ज़ी से शादी हो जाती है, पर जो दंपति और मतलब पति और जो पत्नी होते हैं वो आपस में नहीं मिल पाते, और एक लेडी को इन चीज़ों में अपने आप को सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल सा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो बिना संतुष्टि के ही होता है ना। तो ये भी इसके अंदर श्रेणी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के विरुद्ध बलात्कार में भी संस्थागत सेट होना चाहिए। अपराधियों से विवाह जैसे जो न्याय जज सुना देती है, जिसने बलात्कार किया है, अगर उसको मतलब उसके पक्ष में सबूत नहीं है तो यही बता दिया जाता है कि आप इन्हीं से विवाह कर लो। तो ऐसा न्याय बिल्कुल भी ना सुनाया जाए। यौन उत्पीड़न का मामला देखो। अब यौन उत्पीड़न क्या मामला है? सार्वजनिक के निजी मामलों का उत्पीड़न महिलाओं पर काफ़ी हावी रहता है। यौन उत्पीड़न में बलात्कार बहुत ज़्यादा अनिवार्य रूप से शामिल है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विशाखा बनाम राजस्थान का जो हुआ था ये मुद्दा।
कार्यालय पर जो यौन उत्पीड़न के, देखो कार्यालय कहाँ है, जहाँ पे महिला जाती है काम करने, ठीक है, कार्यालय नहीं कि जहाँ पे कई सारे लोग आते हैं काम करने, यहाँ पर देखो यौन उत्पीड़न होता है। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है, यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को अवांछित कृत्य और व्यवहारों के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक संपर्क ही हो, ज़रूरी नहीं होता है कि शारीरिक संपर्क ही हो। कुछ यौन उत्पीड़न होता है जो बिना शारीरिक संपर्क के भी है। मान लो कोई आपको गलत टचिंग कर रहा है, तो ये क्या है, यौन उत्पीड़न है। महिलाओं के करियर से उन्नति की कीमत पर यौन लाभ काम करने, जैसे पोर्नोग्राफिक बोलते हैं, इस टाइप पोर्नोग्राफिक जैसी चीज़ें करना भी यौन उत्पीड़न है। कुछ लेडीज़ जाती हैं पैसों के लिए बाहर जाती है कमाना, पर बाहर में गलत सोसाइटी की वजह से उन्हें गलत चीज़ों का सामना करना पड़ता है ना। यह कार्य महिलाओं के लिए असुरक्षित कार्यस्थल बनाता है। यह अधिनियम विशेष रूप से आंतरिक शिकायत समिति, जिसको बोला गया है ICC, इंटरनल कमेटी ऑफ कंप्लेन, जो इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करता है। तो होप्स हो कि इस यूनिट से अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। आराम से आपके एग्जाम में अगर किसी भी टॉपिक से क्लियर क्वेश्चन आ गया तो आप क्लियरली उसको लिख पाओगे। तो यूनिट 3 का जो चैप्टर 1 है वो हो चुका है कंप्लीट, मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है जो भी आपका मेन टॉपिक था। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 के ही चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ओके, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जा करके आप ज्वाइन कर लेना। डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, अदरवाइज टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।